हाँ बेटा, सारे बच्चों को नमस्कार। क्लास 11th के लिए जो अपन डेरिवेशन बनाने जा रहे हैं, चैप्टर 4 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इस चैप्टर का डेरिवेशन अपन तैयार करने जा रहे हैं। इसमें जो जो डेफिनेशंस आती हैं, जो जो डेरिवेशंस आते हैं, 11th क्लास में क्या होता है बेटा कि आप लोगों को डेरिवेशन और न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग करके जाना पड़ता है। ठीक है ना, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पेपर करा जाता है। वैसे नो डाउट सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ देखें तो न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, डेरिवेशन सेलेक्टेड आते हैं, लेकिन फिर भी वन साइडेड के लिए अपन को डेरिवेशन करके जाना चाहिए। राइट, तो जो क्लास 11th चैप्टर 4 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डेरिवेशन कर लो, समझ लो और उसकी प्रैक्टिस कर लेना, फायदे में रहोगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देख बेटा, पहला ये जो क्वेश्चन बनाया है जस्ट इंट्रोडक्टरी कि व्हाट इज फोर्स, राइट इट्स एसआई यूनिट। कि फोर्स क्या होता है, ठीक है ना, फोर्स क्या है, फोर्स क्या होता है बताइए, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्स एनी काइंड ऑफ पुश और पुल, एनी काइंड ऑफ पुश और पुल। ये इंट्रोडक्शन के लिए रखा है, ऐसा नहीं कि समझ लो सर स्कूल में आएगा क्या, ये तो मैंने ऐसे दिया था थोड़ा वार्म अप कराने के लिए। हाँ भाई चलो स्टार्ट तो करते हैं। ठीक है ना, ऐसा यूनिट क्या होती है बेचारी ये, अगर अपन बात करें, चलो अगर आप एमकेएस की बात करें तो न्यूटन, ऐसा ही भी यही होती है। सीजीएस की बात करेंगे तो डाइन, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि साहब 1,00,000 डाइन, अगर अपन को एक न्यूटन को पैदा करना है ना, एक न्यूटन को पैदा करना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ये देखो, अगर न्यूटन को पैदा करना है तो 1,00,000 डाइन को मारना पड़ेगा, सिर्फ याद करने का मेथड है। राइट, अब देख बेटा, स्टेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूटन से कितने लॉज है, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब, लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है, ये तीन तरीके से समझा जाता है आप लोगों को, एट रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। मतलब क्या मतलब है इसका, an object will remain at rest, in motion, in a direction unless an external force is applied। क्या मतलब है इसका, मतलब जैसे मान लो कोई टेबल है ना, कोई टेबल रखी हुई है तो रखी हुई रहेगी, साथ साथ पीढ़ी तो रखी रहेगी जब तक कोई आगे उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता है। मोशन, गाड़ी चल रही है, ब्रेक लगाओगे तो ही रुकेगी, फ्रिक्शन भी रोक सकता है नो डाउट, मतलब कोई ना कोई रिटार्डिंग फोर्स होना चाहिए। डायरेक्शन मतलब कोई गाड़ी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अगर उसको मोड़ना है तो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ इसी पे है। इनर्शिया मतलब होता है कोई भी चेंजेस अपने आप नहीं होते हैं, आपको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, ये नेचर है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ क्या है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है सेकंड लॉ, ध्यान रखना, चाहे 11th क्लास हो या 9th क्लास हो। लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt is directly proportional to the applied external force, only external force। ध्यान रखना बेटा, तो k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k किलो अगर 1 ले लें अपन, F बराबर dp by dt। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मान लीजिए हम मास को कांस्टेंट मान लें तो डी बाई डी टी, डी बाई डी टी क्या होता है, ए, तो एफ बराबर एम ए। ठीक है, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है तो बचपन से जानता है कोई, एक्शन रिएक्शन। थर्ड लॉ का नाम क्या होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल and
अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, राइट। ये कभी देखा भी है क्या जिंदगी में? एक बार बताओ, अपन अर्थ पे खड़े हैं, राइट, हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ भी हम पे लगा रही है, अर्थ हमको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, राइट, लेकिन हम जमीन ऐसे तोड़ के थोड़ी नीचे जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? कि हम हमारे ऊपर अर्थ एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाती है। कैसे दिखता है ये? कैसे होता है? जैसे मान लो दो बॉडी कांटेक्ट में, एक बॉडी की तरफ से लगता है mg नीचे और उसी बॉडी की तरफ से लगता है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये एक्शन रिएक्शन हो गया, अर्थ ने खींचा ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ, इसका रिएक्शन फोर्स नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट एक दूसरा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा, देखो पहला क्वेश्चन आपका वो है न्यूटन सेकंड लॉ, दूसरा ये पूछा जाता है, पहला आप इंपॉर्टेंट लगा देना न्यूटन सेकंड लॉ पूछा जाता है, दूसरा लगाओ स्टेट इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये पूछी जाती है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम देखो यहाँ लिख भी दिया, इम्पल्स इज फोर्स इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम। मतलब क्या होता है बेटा, इम्पल्स का बेसिक मीनिंग क्या है, आपने पहले इम्पल्स समझते हैं। भाई हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, सामने वाले ने बॉल करी, बॉलर ने, हमने बैट से बॉल को टच करा, तो बैट से बॉल का कांटेक्ट बहुत कम टाइम के लिए हुआ, तो बैट ने क्या करा, बॉल को टिक किया ना, तो बॉल वापस चली गई। तो बॉल जो बैट है उसने बॉल पे जो फोर्स लगाया है वो छोटे से टाइम पे लगाया है, तो उसके जो बॉल के मोमेंटम में चेंज आ गया, मोमेंटम में चेंज आ गया मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आ गया, डायरेक्शन में चेंज आ गया। आपने बॉल फेंकी, मैंने बैट से टिक करा, तो बॉल वापस चली गई, तो वेलोसिटी में भी चेंजेस आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रही है ना। तो इम्पल्स इसे बोलते हैं, एक बॉल को छोड़ दो जमीन पे, तब पाखा के ऊपर आएगी ना। तो इम्पल्स का मतलब ये है कि एवरेज फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, एवरेज फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, और बिल्कुल सही तरीके से बोल रहे हैं साहब, ये होता है चेंज इन मोमेंटम, सीधी सीधी भाषा में चेंज इन मोमेंटम, v माइनस यू, ठीक है, एम वी माइनस एम यू, एम वी मतलब फाइनल मोमेंटम, एम यू मतलब इनिशियल मोमेंटम। यानी कि अगर अपन फोर्स और टाइम में ग्राफ बनाए, अगर अपन फोर्स और टाइम में ग्राफ बनाए, तो ये जो ग्राफ है इसका जो एरिया होगा, इसका जो होगा एरिया, वो एरिया हमें क्या देगा, इम्पल्स, ठीक है। फोर्स और टाइम में ग्राफ जो होगा इम्पल्स, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आती है भाई साहब, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है स्टेट इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ध्यान रखना कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलती है जो भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से चेंज आ रहे हैं वो किस में बराबर होते हैं, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्सप्लेन हाउ टू मैनी लिफ्ट, देख मैनी लिफ्ट ये भी क्वेश्चन किसी के स्कूल में आ जाता है, सुनो ध्यान से, मैनी लिफ्ट क्या है? मैनी लिफ्ट का मतलब ये बेटा, आपसे कहा जाता है कि लिफ्ट है, ठीक है, इस लिफ्ट में कोई m मास का ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ठीक, लिफ्ट है रेस्ट पे, लिफ्ट में m मास का ऑब्जेक्ट और लिफ्ट क्या है, रेस्ट पे, तो ये आ गया आपके पास mg फोर्स, और ऊपर की तरफ लगता है नॉर्मल रिएक्शन, तो ये हो गया एट रेस्ट। n यहाँ पे जो होता है ना, ये होता है एपरेंट वेट, ठीक, एपरेंट वेट मतलब ये है कि आप अर्थ पे खड़े हो, आप जानते हो वेट है ना, वेट और मास में डिफरेंस, ठीक है, नहीं पता हो तो देख लेना, यूट्यूब शॉर्ट में डाल रखा उसका पोस्ट, देखो बेटा फिजिक्स, और इंस्टाग्राम पे फिजिक्स फ्रॉम सचिन में, वहां जाके देख लेना। देखो वेट होता है mg, मास होता है एक्चुअल कंटेंट, तो नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, अगर आपकी लिफ्ट ये रेस्ट पे है तो उसका जो नॉर्मल रिएक्शन है उसी को अपन एपरेंट वेट बोलते हैं। अब ये नॉर्मल रिएक्शन इस केस में एक्चुअल वेट के बराबर है, क्योंकि लिफ्ट रेस्ट पे है। हम जब लिफ्ट में ऊपर नीचे जाते हैं तो ही तो हमें ऐसा अजीब सा फील होता है, तो अजीब सा जो फील होता है उसकी जो वजह है कि इस n की वैल्यू में चेंज जाता है, लेकिन सिंस ये यहाँ पे रेस्ट पे है तो n बराबर क्या आ जाएगा बेटा, mg के। और अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, केस 2 मूविंग अपवर्ड, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो देखो क्या होगा, देखो एक बात दिमाग में सेट कर लो, इस चैप्टर में सीबीएसई में क्या होता है,
जिस तरफ मोशन करवाना है उस तरफ का फोर्स बड़ा होना चाहिए, सीधी सीधी भाषा में बात है। जैसे ट्रेन है, इंजन में इतनी ताकत होनी चाहिए कि पूरी ट्रेन को खींच ले, तो सारे डब्बे सब कुछ ट्रेन के अलोंग के जो इंजन जिस डायरेक्शन जा रहा है वहीं तो चलेंगे। टग ऑफ वॉर में जीतता कौन है भाई साहब? जिस तरफ ज्यादा फोर्स होता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि साहब जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है तो एम ए फोर्स भी कहाँ होगा? ऊपर। अभी देखो एक चीज बताऊं मैं, ये अगर मैं आप ये बोलते हो, मैंने आपसे बोला साहब मुझे 3 में इक्वेशन बना के दे दो, रिलेशन बना के दे दो। देखो अगर आपने ऐसा रिलेशन बनाया लेट, अगर आपने ऐसा बनाया तो इसका मतलब आपको क्या नहीं आता? वेक्टर नहीं आता। ठीक है, अगर आपने सोचा कि साहब ऐसे बना दो तो क्या है, अगर ऐसा सोच रहे हो तो इसका मतलब आपको वेक्टर नहीं आता। उसने कहा क्या मतलब इस बात का? देखो समझना लॉजिक की बात, आपको पहले लॉजिक समझाता हूं। देखो बेटा, जब आपने वेक्टर सीखा होगा तो वहां आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, आर बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला देखा होगा। फिर आपने देखा होगा अगर दो वेक्टर 180 पे तो थीटा होता है 180, मतलब अपोजिट है तो थीटा क्या होगा? 180। तो रिजल्टेंट ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, रिजल्टेंट ए माइनस बी मतलब देसी भाषा में ध्यान रखना बड़ा माइनस छोटा। अब इसको समझते हैं बड़ा माइनस छोटा क्या चीज है। देख एक लॉजिक बताता हूँ मैं। सपोज करो ये कुआं है, ठीक है, इस कुएं में पुली लगा दी मैंने साहब। एक बच्चा है जो इस कुएं से एक भरी हुई बाल्टी जो है, पानी से भरी हुई बाल्टी को खींचना चाहता है ऊपर की तरफ। ठीक है, बाल्टी में जो पानी भरा हुआ है जिससे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, अर्थ बाल्टी को 20 न्यूटन से नीचे खींचना चाहती है। ऊपर की तरफ कोई फोर्स लगा, लेट टेंशन मान लो, टेंशन मतलब जो हम रस्सी को खींचते रस्सी टाइट हो जाती है ना, तो रस्सी में जो टाइटनेस है उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स, उसको टेंशन भी बोलते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये बाल्टी ऊपर आए, ये बच्चा चाहता है बेसिकली कि मैं जब इस बाल्टी को खींचूं तो बाल्टी ऊपर आए। मान लो बच्चे ने लगा दिया 22 न्यूटन का फोर्स, लेट, तो 22 न्यूटन ऊपर है 20 न्यूटन नीचे है, तो बाल्टी किधर जाएगी? ऊपर जाएगी। तो बाल्टी जब ऊपर जाएगी तो कितने फोर्स से जाएगी? देखो चमत्कार, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 22 और 20 में 180। हमने देखा कि जब 180 का फोर्स होता है तो आर बराबर ये बड़ा माइनस छोटा। अब क्या होता है बेटा, जो रिजल्ट, अब क्वेश्चन में ये पूछ, मैं आपसे बोलूं अगर पहले रिजल्टेंट आएगा, पहले ए आएगा, पहले बी आएगा, होगा क्या जिंदगी में? 20 न्यूटन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लड़के को बाल्टी ऊपर खींचनी है, उसने 22 लगाया। ठीक है, तो जो बचा वो रिजल्टेंट है 2 न्यूटन, समझा? जो बचा वो 2 न्यूटन है, उसको रिजल्टेंट बोलते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो एक्सेलरेशन जो डेवलप होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, इस पूरे चैप्टर में जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो ये होगा रिजल्टेंट। ठीक है, कैसे? देखो सुनने ध्यान से, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, कुएं से कंपेयर करो भाई, मान ले ये हो गया 20 न्यूटन, ये हो गया 22 न्यूटन, ये तो अर्थ लगा रही है, ये एन किसने लगाया होगा? मशीन ने, जो चल रही है पीछे। तो कितने न्यूटन से ऊपर जा रहा होगा? 2 से जा रहा होगा। तो 22 माइनस 20 बराबर 2, एन माइनस एम जी बराबर एम ए। ठीक है, एन माइनस एम जी बराबर एन ए, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एपरेंट वेट एम जी प्लस, तो यानी कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो एपरेंट वेट कितना आ रहा है बेटा? एन बराबर एम ए प्लस जी। ठीक है, अगर यहां तक समझे ना। अब जैसे देख, इसी में केस 3 बनाते हैं अपन। मान लो लिफ्ट नीचे आ रही है, केस 3, लिफ्ट अगर नीचे आ रही है, एम जी नॉर्मल रिएक्शन और एम ए, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट अगर नीचे आ रही है
तो कौन सा बड़ा होगा, mg बड़ा होगा। और ये 180 mg माइनस एन बड़ा माइनस छोटा बराबर रिजल्टेंट r। तो n जो होगा क्या होगा, mg माइनस एन। तो n क्या हो जाएगा, mg माइनस ए। ठीक है। अब ये ध्यान ना, ये मैंने इक्वेशन कहाँ से बनाई, वो जो कुएं वाला एग्जांपल दिया था ना उसी से बनाई। भाई इस वाले एग्जांपल में देख, लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो 22 ऊपर मान लिया, क्योंकि ऊपर मैंने मोशन बड़ा माना हुआ है। जिस तरफ मोशन होता है ना वहां का फोर्स बड़ा होता है, सो बात तो एक बार। तो पहले फोर्स लगाएंगे, पहले 22 लगा है तो 22 20 से ज्यादा है इसलिए ऊपर जा रहा है। ऐसे देख, अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है तो mg बड़ा है n से, तभी तो लिफ्ट नीचे आ रही है, यानी कि उसका उल्टा बोल रहा है n छोटा है। ठीक है। तो केस 4, मान लो नीचे आते हुए लिफ्ट की रस्सी काट दी या ऊपर जाते हुए काट लो, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब होता है a बराबर g। तो ये जो भाई रस्सी काट दो तो ऑब्वियसली लिफ्ट तो नीचे आएगी, तो ये g की जगह या a की जगह g रखो, क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन 0। वेटलेसनेस, कोई वेट फील नहीं होगा, कोई वेट एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसको बोलते हैं फ्री फॉल के केस में। ठीक है। अब देख बेटा, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस पे न्यूमेरिकल आता है। देखो ऑनेस्टली इसमें क्या होता है, आपने देखा कि एफ एक्सटर्नल जो होता है वो डी पी बाई डी टी होता है। इस पे न्यूमेरिकल आएगा, बेटा ध्यान रखना। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, एफ, भाई कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है तो पी मस्ट बी कांस्टेंट। इस पर कौन से न्यूमेरिकल आते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन वाले, सूतली बम के फूटने वाले, 3 टुकड़े हो 2 टुकड़े 90 पे जाते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। ठीक है। वो न्यूमेरिकल सेक्शन में क्या समझाएंगे और करेंगे। एक ही डेरिवेशन आता है। तो पहला डेरिवेशन कौन सा आ गया, न्यूटन सेकंड लॉ। दूसरा कौन सा आ गया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तीसरा ये आ गया। मैनी लिफ्ट जो होता है वो हर स्कूल में नहीं आता है, तो उसको देख जाना, इक्वेशन में सीख जाना बस। 2 masses कैपिटल एम स्मॉल एम एट 2 ends, मतलब ये आपको एक क्वेश्चन बना के दे देंगे तो बोलेगा साहब इसको अगर आप किसी एक मास को कैपिटल एम मान लो, किसी को स्मॉल एम मान लो, लेट इस तरीके से। ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पे जो बड़ा एम है तो मतलब सुनना ध्यान से, ये पुली बना लो, इस पुली को सस्पेंड कर लो, ये बड़ा एम मान लो, ये छोटा एम मान लो। सुनना, जैसे यहाँ हाथी टंगा दिया वहाँ बकरी टंगा दी। ठीक है, यहाँ हाथी है वहाँ बकरी, तो ऑब्वियस हाथी वाला ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। फोर्स कैसे कैसे लगेगा, आप कह रहे हो कैपिटल एम बड़ा है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। एक डायलॉग हमेशा ध्यान रख लो, देख एक चीज बताता हूँ मैं, टेंशन में टी ऊपर जाएगा। जो आपके सिलेबस में है, सीबीएसई के सिलेबस में, पुली फ्रिक्शन लेस है, रोप मास लेस है, तो टेंशन अगर ऊपर जाएगी तो ये भी टेंशन है, ये एमजी नीचे। अब देख क्वेश्चन बोल रहा है कि कैपिटल एम बड़ा है, कैपिटल एम बड़ा है तो mg और t में से बड़ा कौन होगा, mg। ठीक है भाई, हाथी है बकरी तो हाथी नीचे आएगा ना, तो mg माइनस टी बराबर ma, इक्वेशन नंबर 1। और t ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन कॉमन होगा। भाई एक लाइन हमेशा याद रख लो, 2 ब्लॉक के बीच में जो रस्सी होती है, ये 2 ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, इसमें जो रस्सी है उन दोनों में एक्सेलरेशन और टेंशन कॉमन होता है। ठीक है, 2 ब्लॉक के बीच में जो रस्सी है उसमें एक्सेलरेशन और टेंशन कॉमन होता है। तो देख यहाँ की इक्वेशन t माइनस छोटा mg बराबर छोटा ma, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड करो, क्या मिलेगा अपन को, कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg कैपिटल ma प्लस स्मॉल m। ठीक है, यहां से a कॉमन ले सकते हैं, यहां से देख क्या मिलेगा बेटा, कैपिटल एम स्मॉल एम जी कैपिटल एम स्मॉल एम ए चाहिए मुझे, इस ए को रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। देखो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया अपने पास। ठीक है,
इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 में से किसी में डाल दो तो क्या मिलेगा अपन को। आप देखो इस a की वैल्यू को, a की वैल्यू क्या अपने पास कैपिटल M माइनस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। इसको सॉल्व करेंगे t बराबर mg माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ये देख जब आप इसको एलसीएम लोगे बेटा सॉल्व करोगे तो देख मैं एलसीएम ले रहा हूँ। अब इसको ये लिया कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m और ये g। अब देख इसको सॉल्व कर क्या आएगा t कैपिटल M स्क्वायर स्मॉल m कैपिटल M स्क्वायर स्मॉल m कैपिटल M अपॉन m प्लस m इंटू जी। जो कट रहा है उसे काट दो। क्या कट रहा है m स्क्वायर से m स्क्वायर कट रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या मिलेगा अपन को 2 स्मॉल m कैपिटल M और ये इंटू तो क्या आ गया बेटा टेंशन का फॉर्म बैठ गया बेटा। ठीक है, ये जो आप लोगों के सिलेबस में है ये टेंशन का बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल। ठीक है, न्यूमेरिकल में अलग बात है, अलग अलग वैरायटी करेंगे, पहले एक बार डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फ्रिक्शन वाटर स्टैटिक एंड लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन ड्रॉ द वेरिएशन। ठीक है, देख बेटा क्या होता है, सुनना ध्यान से कि आपसे कहा जाता है इसमें कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन होता क्या है, देता कौन है, कब लगता है कब नहीं लगता है, ये सब अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो सीधी सीधी बात समझ लो, पहले कोई भी सरफेस जो होती है वो स्मूथ सरफेस नहीं होती। ठीक है, हर सरफेस अपने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट जो भी उस पर रखा हुआ है, देखो एक चीज समझो, कोई भी सरफेस स्मूथ सरफेस नहीं होती, इस तरीके से ब्लॉक्स होते हैं। तो जब आप इसके ऊपर कोई ऐसा दूसरी सरफेस रखते हो, ऐसे बॉन्डिंग बना लेते हो। तो ये बॉन्डिंग आप देख रहे हो, ये बॉन्डिंग उस ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट के चलने में अपोजिशन प्रोवाइड करती है, उस अपोजिशन को बोलते हैं फ्रिक्शन। अब हमें गाड़ी चलानी है साहब, ठीक है, गाड़ी जब चलाएंगे तो फर्स्ट गियर लगा साहब हाई एक्सेलरेट करना पड़ेगा, इनर्शिया ब्रेक करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन को 3 तरीके से टुकड़ों में बांटा गया, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। स्टैटिक मतलब जब आपकी गाड़ी रुकी हुई है सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग जब अबाउट टू मूव है, चलने ही वाली है, स्टैटिक की लास्ट सिचुएशन है। काइनेटिक चल रही है गाड़ी। तो ये जो फ्रिक्शन है ये देती है सरफेस, और 3 तरीके से होती है। ठीक है, फ्रिक्शन 3 तरीके से होती है। कैसे कि जब गाड़ी रेस्ट पे है, ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन है इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाया कि भाई किस तरीके से फ्रिक्शन क्या होता है, उसके 3 टाइप क्या होते हैं। राइट, गाड़ी रुकी हुई है स्टैटिक फ्रिक्शन, अबाउट टू मूव है लिमिटिंग फ्रिक्शन, चल रही है काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ पे होता है, काइनेटिक में होता है। ठीक है, गाड़ी चल रही हो ना अपने पास तो फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है अपने पास। क्लियर है। स्टेट द लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये पूछते हैं भाई सब क्वेश्चन, ये ध्यान रख लेना। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आते ही हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन के नाम से आ जाते हैं। एक पहला क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। मतलब कि अगर किसी सरफेस के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे अपनी गाड़ी चला रहे हो साहब, उसी सड़क पे एक बार बारिश आ रही है, एक वो सिचुएशन, और बारिश नहीं आ रही है, एक वो सिचुएशन, तो 2 अलग अलग सिचुएशन हो गई। तो कब अपनी गाड़ी के फिसलने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो जब बारिश आ रही है तो बारिश के टाइम में पता है क्या होता है, जो पोर्स होता है फिल हो जाते हैं, जो पोर्स होते हैं, जो गड्ढे होते हैं फिल हो जाते हैं, तो फ्रिक्शन मिलता नहीं है, तो इसलिए फिसलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कह रहा है कि साहब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है अपोज द रिलेटिव मोशन, बट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस, यानी कि सरफेस कैसी है उस पर डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इंडिपेंडेंट एरिया कॉन्टैक्ट मतलब जिस सरफेस पे हम खड़े हैं उसी पे छोटे जीव भी हो, बड़े जीव भी हो, ऑब्जेक्ट भी अलग अलग, तो सरफेस तो बेचारी सबके लिए एक जैसी है ना। तो लेकिन ऑब्जेक्ट का वजन अलग अलग, बात अलग है, लेकिन सरफेस तो एक जैसी है ना।
तो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, छोटे बड़े एरिया पे सब पे जो है सरफेस फ्रिक्शन लगाती है। काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मतलब देखो क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन है कैसे, देखो एक चीज बताता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट पे लगाया फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा अपोज करता है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है म्यू, म्यू एफ बाय एन। म्यू को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये सरफेस टू सरफेस डिपेंड करता है, हर सरफेस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, राइट। तो ये जो चार लॉज हैं लिखने को आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए बेटा, प्रूव दैट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्लाइडिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये आता है, अपन को स्कूल में प्रूव करना होता है ये कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ स्लाइडिंग के बराबर होता है। तो पहले अपन बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देख सुनना बहुत ध्यान से। जैसे मान लिया ऑब्जेक्ट है, ये कैपिटल है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ जाएगा, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर। अप्लाइड फोर्स कहाँ जाएगा, यहाँ पे, फ्रिक्शन पीछे। अब आप एक खास बात देखो, क्या कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों को इनिशियल है। को इनिशियल क्या होता है, जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है उनको बोलते हैं को इनिशियल। तो इन दोनों के हेड पर परपेंडिकुलर डालेंगे अपन ऐसे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ने क्या सिखाया आपको, रिजल्टेंट डाल के ऐसे, ये जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो देख ध्यान से, ये मैंने डायगोनल बना दिया, रिजल्टेंट हो गया। तो अब सुनना एक एक बात को, ये देखो एक चीज बताता हूं मैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये एंगल, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं। एंगल सबटेंड बाय द रिजल्टेंट, एंगल सबटेंड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। एंगल सबटेंड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो जो हम टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा निकालोगे बेटा डायग्राम से, क्या आएगा, टेन थीटा एफ बाय एन परपेंडिकुलर अपन बेस, एफ क्या है, म्यू एन, एन से एन कट जाएगा तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन डेफिनेशन आती है, ध्यान रखना। क्या डेफिनेशन है, एंगल सबटेंड बाय द रिजल्टेंट आर, एंगल सबटेंड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या है भाई, दोनों इक्वल प्रूव करने को आते हैं। एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इसका एक और नाम है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। मतलब अपन जैसे गार्डन में जाते हैं ना, वो स्लाइड होती है ना, तो वो जो छोटा बच्चा है वो स्लाइड पे बैठा है, अपने फिसल के नीचे आ जाता है, वो स्पेसिफिक एंगल पे होता है ना। हर एंगल पे तो ऐसा होता नहीं कि भाई अपने आप फिसल के नीचे आ जाए। तो अपन को ये क्या करना पड़ता है बेटा, तो समझना पड़ता है। लेट जैसे मान ले इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल सबटेंड हो गया फाइव, ठीक है। अच्छा एक बात सीखो, कईयों को देखा है मैंने लास्ट तक समझ नहीं आता उनको कि एंगल बनाते कैसे। देख बेटा, जैसे मान ले ये ऑब्जेक्ट है मास का, ये mg है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। इसको आपने खिसका दिया किसी एंगल फाइव पे, ठीक है। तो ये जो mg आप देख रहे हो ना, mg, ये mg अपने ओरिजिनल पोजीशन से जितने एंगल पे खिसका हो क्या होगा, फाइव।
तो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में यहाँ क्या होगा, एम जी कॉस फाइव, और इसके अलोंग क्या होगा, एम जी साइन। ये तो ध्यान ही रखना भाई साहब, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। देख ये स्लाइड बना दिया, ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, बच्चों को बैठा दिया, तो इसके अलोंग कौन आएगा, एम जी साइन फाइव, यहाँ कौन आएगा, एम जी कॉस फाइव। अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब न खिसक रहा है न चल रहा है, और बच्चा नीचे आना चाहता है बट फ्रिक्शनल फोर्स, सारे फोर्स बैलेंस्ड हो गए, नेट फोर्स जीरो हो गया, तो 180 वालों को इक्वल कर दो, क्या मिलेगा, F बराबर एम जी साइन फाइव और N बराबर एम जी जो है कॉस फाइव, दोनों को डिवाइड करो, क्या मिलेगा, F बाय N टेन फाइव, F म्यू एन के इक्वल है, N से N कट जाएगा, तो टेन फाइव बराबर क्या आ जाएगा, म्यू। तो आप एक खास बात देखो, क्या देखोगे कि एंगल ऑफ स्लाइडिंग जिस पे फिसलना शुरू होता है, किस पे रिसाइड होना शुरू होता है, वो टेन फाइव म्यू के बराबर है, और जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है टेन थीटा वो भी म्यू के बराबर है। इसका मतलब कि जब हम टेन फाइव भी म्यू है, टेन थीटा भी म्यू है, थीटा मान लिए क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फाइव है रिपोज, तो जो थीटा मस्ट बी इक्वल टू फाइव। ये प्रूव करने को आता है अपने स्कूल में, ये प्रूव करो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। अब देख ऑन फैक्टर्स, व्हाट फैक्टर्स, रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड। रोलिंग फ्रिक्शन समझते क्या होता है, जो टायर है, टायर इसकी बात कर रहे हैं अपन, तो वो कह रहा है कि भाई पहला रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये टायर है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो होता ही है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, पहला जो है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। रोलिंग फ्रिक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, मान लें इसकी रेडियस है स्मॉल r, तो 1/r, तो F जो है बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, वही n/r, ठीक है, याद रखना, ये लेस चांसेस होते हैं। derive acceleration on an inclined plane when object is moving up and down। अच्छा देख बेटा, वो कह रहा है कि साहब ये इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन लो, थीटा एंगल पे, मान लीजिए m मास का ऑब्जेक्ट पहले कहाँ जा रहा है, अप, ऊपर ले जाना है। भाई एक बात पहले प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप सब फैमिली के साथ गाड़ी पे कहीं घूमने गए, आपको कोई माउंटेन है उसको ट्रैक करना है, सड़क पे गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी को ज्यादा एक्सेलरेट कब करना पड़ेगा, ऊपर चढ़ते वक्त या गाड़ी से नीचे उतरते वक्त, तो वेरी मच ऑब्वियस हमें गाड़ी के ऊपर चढ़ते वक्त ज्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक तो ग्रेविटी खींचेगी नीचे की तरफ, एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन, उसको देखो ध्यान से, मान लीजिए गाड़ी को अपन ऊपर ले जा रहे हैं थीटा एंगल पे, तो एक तो ग्रेविटी फिक्स है, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगी, और फ्रिक्शन ये रहा, हम चाहते हैं गाड़ी को ऊपर ले जाए, तो कम से कम एक्सेलरेशन, तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में कोलिनियर है, तो एम जी साइन थीटा, अब देख यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, तो एम जी साइन थीटा और एफ सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड कर दिए, तो एम ए बराबर एम जी साइन थीटा म्यू एन, एन क्या है, एम जी कॉस थीटा, तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, इससे क्या आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन, ऊपर जाते हुए ऑब्जेक्ट का। अगर यही डाउन में आ रहा है, अगर मान ले ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, साहब घूमने चले गए थे वहां भी घूम के आ रहे हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आओ, तो एम जी साइन थीटा तो वही बेचारा नीचे ऑलवेज, ये तो कुछ नहीं बोलेगा, हमेशा नीचे रहेगा, फ्रिक्शन ऊपर नीचे होता रहता है। अगर फ्रिक्शन क्या, मोशन क्या, जस्ट अपोजिट में होता है, ऑब्जेक्ट ही नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन पीछे है, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, एम ए, तो एम जी साइन थीटा, अब ये नीचे आ रहा है तो बड़ा ऑब्वियस है साइन थीटा होगा, माइनस एफ बराबर एम ए, एफ बराबर क्या है, म्यू एन लॉज ऑफ फ्रिक्शन, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एन बराबर एम ए, तो जो आपके पास एम ए बराबर एम जी साइन थीटा, अब देख
ये mg cos थीटा है और ये n है, तो mg cos थीटा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, m से m कट जाएगा तो g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ठीक है, ये भाई साहब ये तो वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एवल, ये फिक्स नाम से आता है, एक्सप्लेन 3 से 5 नंबर का, कि फ्रिक्शन एक जरूरी चीज भी है, फ्रिक्शन की एडवांटेज भी हैं, फ्रिक्शन की डिसएडवांटेज भी हैं, फ्रिक्शन को कम करने के क्या क्या उपाय हैं, ये क्वेश्चन फिक्स है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एवल, ये पूछा ही जाता है। देख पहले अपन ये तो याद बात तो तुम करते ना, पहले एक डिस्कशन करते हैं, फ्रिक्शन जरूरी कहाँ होता है, चलने में, लिखने में, ठीक है, गाड़ी ड्राइव करने में, ये फ्रिक्शन की जरूरत होती है, इसके बगैर चल नहीं सकते भाई। स्लीपरी अगर सरफेस स्लिप हो जाए तो हमारा चलना मुश्किल है ना। आप ये देखो, आपके अगर पेपर पे ऑयल आ जाए तो आपका लिखना मुश्किल है, बारिश आ गई तो गाड़ी को तेज चलाना मुश्किल है, स्पीड देना मुश्किल है, स्लीपरी होने के चांसेस होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, कि अगर हम हमारे जैसे पंखे हैं, कोई गेट है, उनमें ऑयलिंग नहीं करेंगे तो ऐसे जो जॉइंट्स हैं, जो कॉइल हैं, जो जॉइंट्स हैं, उनमें रस्टिंग की वजह से खराब के वियर एंड टियर के चांसेस होते हैं। आपने देखा होगा ना, कोई मशीन होती है अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे तो उसमें वियर एंड टियर के चांसेस होते हैं, टूटने के चांसेस होते हैं, तो उसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, अब देख, लेकिन इसको कम कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत आप सब जानते हो, सब घरों में होता है, सब गेट में खुल नहीं रहे, आवाज आ रही है, रस्टिंग हो गई, जंग लग गई, तो बोले क्या करो साहब, सरसों का तेल लो, रुई के फूल में भिगो लगा दो, ऑयलिंग कर दो। ठीक है ना, मशीन खराब हो रही है, कोई बॉल बियरिंग, उनमें ग्रीस लगा दो। तो ये सब एग्जाम्पल हैं कि हम कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर दो, लुब्रिकेशन कर दो, बॉल बियरिंग का इस्तेमाल कर दो, है ना, ग्रीजिंग लगा दो, ग्रीस लगा दो, ये सब मेथड है। अब ये बड़ा क्वेश्चन आता है सब, क्या आता है, व्हाई इज इट इजियर टू पुल ए रोलर देन टू पुश इट, मतलब क्या होता है, वो आपने देखा होगा ना, जैसे मान ली क्रिकेट की पिच है, तो क्रिकेट की पिच को फ्लैट करने के लिए जो रोलर होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो बोले उसको धक्का देके उसको खींचे, तो देख सिलेंड्रिकल होता है, हम साइड से देख रहे हैं, तो मान ले अपन इसका पहला केस लेते हैं कि साहब मैं तो पुल करना चाहता हूँ लेफ्ट। ठीक है, तो ये मैंने उसको बनाया, ये क्या है, सर्कल क्या है तो सिलेंडर, लेकिन हम साइड से देखें तो सर्कुलर दिखाई देगा। तो अगर मैं पुल कर रहा हूं, देख मान लो बेटा कि लीवर है, लीवर को उठा के तो पुल करूंगा ना, तो फोर्स लगाना पड़ेगा, इस फोर्स को मैंने यहां लगाया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, नॉर्मल रिएक्शन है, थीटा एंगल है, f cos थीटा, f sin थीटा और फ्रिक्शन। ठीक है, अब जब आप एक खास बात देखो, इसका एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें सिर्फ फोर्स होते हैं, एन ऊपर, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एम जी नीचे और फ्रिक्शन इस तरीके से। तो एन जो कोलिनों को ऐड कर दो, एन और एफ साइन थीटा सेम डायरेक्शन में, एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर क्या बेटा, एम जी, और जो स्मॉल एफ है वो क्या है, एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब एफ बराबर क्या होता है भाई साहब, म्यू एन होता है, आप जानते हैं, पहले वाली इक्वेशन से एन निकालो, क्या आएगा, पहले वाली इक्वेशन से एन निकालो, तो देख इस इक्वेशन से एन निकाल रहा हूं मैं, एन बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा, इस एन को प्लेस करो यहाँ पे, तो म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, तो ये एक फ्रिक्शन अपन ने निकाल लिया पुलिंग के केस में। पहले वाली इक्वेशन से एन निकालो, इस एन को डाल दो तो फ्रिक्शन आएगा पुलिंग के लिए। अब पुशिंग की बात करते हैं, पुशिंग में धक्का देना है, ठीक है, पुशिंग के केस में आपको करना है, ये धक्का देना है, धक्का दिया साहब नीचे की तरफ, एफ नॉर्मल एक्शन वही ऊपर, एम जी इधर, फ्रिक्शन इधर, एफ
कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अब देख बेटा एन बराबर एफ साइन थीटा प्लस एम जी। भाई एफ साइन थीटा एम जी सेम डायरेक्शन में है ना, तो जो फ्रिक्शन है म्यू एन है, एन को रिप्लेस कर दो तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो देख इस वाले फ्रिक्शन में ये प्लस आ रहा है, पहले वाले में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो कौन सा वाला फ्रिक्शन बड़ा हो गया, एफ डैश बड़ा हो गया। तो ये अपन को लिखना पड़ता है सिंस एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ सो पुशिंग इज हार्डर, ये लिखना पड़ता है। ठीक है क्लियर कहानी। अब देख बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, किधर गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया था अब देख बेटा इसमें अब आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इस पुलिंग पुशिंग होने के बाद फिर आपसे बोलेंगे कि जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, बैंकिंग ऑफ रोड है और मोशन ऑन ए कार ऑन ए लेवल रोड। ठीक है तो अपन समझते हैं मोशन ऑफ अ कार ऑन ए लेवल रोड, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ सर्कुलर रोड या लेवल रोड। ठीक है ठीक है बेटा क्या होता है कि जब भी हम कार को किस सर्कुलर ट्रैक पे मोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि कार के जो टायर होते हैं ना, उन टायरों की वजह से अंदर की तरफ, उन टायरों की वजह से अंदर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। क्या होता है जो एक टर्म है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है पहले समझ लो, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ट्रैक पर मुड़ने की कोशिश कर रहा होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिएक्शन फोर्स। आप कार को चौराहे पर टर्न कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा तो सेंट्रीपिटल डेवलप होगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है दैट इज mv²/r, हर सर्कुलर ट्रैक पर लगता है। सर्कुलर ट्रैक पर घूमने की एसेंशियल कंडीशन है mv²/r। अगर हम बोलें कि साहब v = ω लगा दो तो जो फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा mr²। ठीक है ये आ जाएगा। तो देख इसको यूज करेंगे अपन बेटा, गाड़ी इस सर्कुलर ट्रैक पर मुड़ना चाहती है, दोनों टायरों की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है इस दोनों टायरों की वजह से, गाड़ी के जो दोनों टायर है ना उनकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लगे अंदर, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होना चाहिए किससे, सेंट्रीपिटल से। आप देखो कभी आप गाड़ी में बैठे हो, जब गाड़ी के टायर में हवा कम होती है तो नॉर्मल एक्शन अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो बबलिंग करती हुई दिखाई देती है गाड़ी में। mg फोर्स नीचे, नॉर्मल एक्शन ऊपर है, तो F = क्या होता है म्यू एन, और बेचारा जो n है वो क्या है mg, mv²/r। तो v क्या हो जाएगा <= μ/c। ये सेफ स्पीड अपन को डिराइव करने को आती है किस पे, सर्कुलर ट्रैक पे। ठीक है मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल रोड। अब देख बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो बोलते हैं बैंकिंग और रोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक टर्म है कि बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग ऑफ रोड, सड़क का उठना, ROAD रोड, सड़क को आउटर एज से उठाना। किसी भी सड़क को हल्का सा जब उठाते हैं तो उसको बोलते हैं बैंकिंग। कार मुड़ रही है, कहाँ मुड़ रही है, किसी हाईवे में मुड़ रही है साहब, बहुत तेज गति में है, बहुत तेज स्पीड से है,
तो सड़क को हल्का सा उठाते हैं, कोई ऐसा नहीं है 30-40 डिग्री उठाते हैं, ठीक है, उठाते हैं बस। तो इस उठी हुई कार पे, इस उठी हुई कार पे देखो, मान लो लेट सल को किसी थीटा एंगल पर उठाया, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, कौन कौन से फोर्स लगते हैं देखो कार पे उस टाइम पे जब वो उड़ जाती है हल्का सा ट्रैक पे, तो इस कार पर कौन कौन से फोर्स किधर लगेंगे, mg cos थीटा, ठीक है। यहाँ कौन है, अब देखो एक खास बात देखो, समझना ध्यान से। तो जो कभी आपने साइकिल चलाई है, कभी आप जब साइकिल चलाओ तो देखो तेज स्पीड चलाते हैं, तो जैसे अपन कोने में मुड़ते हैं तो अपन वैसे झुकने की कोशिश करते हैं, तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन, उस नॉर्मल रिएक्शन के बैलेंसिंग की वजह से हम नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, तो n cos थीटा mg, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था जिस पर जो नॉर्मल था और mg था, तो जैसे ही उठाया तो नॉर्मल रिएक्शन अपने पोजीशन से खिसक गया, तो जो यहाँ पे कंपोनेंट है n cos थीटा और n sin थीटा, फ्रिक्शन फोर्स भी लगने की कोशिश करेगा, f cos थीटा और f sin थीटा, ठीक है बेटा। तो इसकी एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी बनाना बहुत जरूरी है, फ्री बॉडी डायग्राम। देख n cos थीटा ऊपर, mg नीचे और f sin थीटा नीचे और f cos थीटा इधर। ये कहाँ से बना रहा हूँ मैं, यहाँ से देख, f sin थीटा नीचे ये बन गया, mg नीचे वो बन गया, n cos थीटा ऊपर वो बन गया, f cos थीटा इधर यहाँ बना लेते हैं भाई साहब, n sin थीटा भी इधर है, ये दोनों मिलके किसको जन्म देंगे, सेंटीमीटर को, mv स्क्वायर बाय r, राइट। अब क्या करेंगे अपन, जो सेम डायरेक्शन को ऐड करेंगे, n cos थीटा बराबर क्या है f sin थीटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन को ऐड कर लो, तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा बराबर mg, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है भैया। सेम डायरेक्शन में ऐड हो गए, 180 वाले इक्वल रख दिए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में को ऐड करके mv स्क्वायर बाय r के बराबर कर देंगे, f cos थीटा प्लस n sin थीटा mv स्क्वायर बाय r। क्वेश्चन नंबर 2, 2/1 करो, क्या मिलेगा आपको 2/1 करके, देखो पहले अपन यहाँ लिख देते हैं, mv स्क्वायर बाय r, क्या लिखा था अपन ने, f cos थीटा प्लस n sin थीटा, f cos थीटा प्लस n sin थीटा, और mg बराबर क्या लिखा बेटा यहाँ पे, n cos थीटा माइनस f sin थीटा, n cos थीटा माइनस f sin थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो, तो m से m कट जाएगा, v स्क्वायर बाय r जी, f cos थीटा प्लस n sin थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा, ठीक है। फिर f बराबर क्या होता है, म्यू एन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन होता है ना f बराबर म्यू एन, तो v स्क्वायर बाय आर जी, f बराबर क्या है, म्यू एन cos थीटा प्लस n sin थीटा n cos थीटा माइनस म्यू एन sin थीटा, ठीक है। क्या कॉमन ले सकते हैं n cos थीटा, n cos थीटा कॉमन लो, क्या आएगा, v स्क्वायर बाय आर जी, n cos थीटा और म्यू प्लस, अब देख बेटा कईयों को ये नहीं आता, x प्लस वाई में से x कॉमन लो, कई बोलते भाई साहब कैसे लेंगे, दूसरी तरफ तो x ही नहीं है, ऐसे कॉमन लेते हैं, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, क्यों, क्योंकि x को वापस भेज दो अंदर, क्या दिखाई देगा आपको, x से कट जाएगा तो x प्लस वाई आ जाएगा, तो n cos थीटा कॉमन लूंगा मैं, क्या मिलेगा, म्यू प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ से भी n cos थीटा कॉमन लोगे, 1 माइनस म्यू साइन अपॉन cos, ठीक है। क्या मिलेगा हमको, v स्क्वायर बाय आर जी
टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो v बराबर आर जी तो भेज दो, टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो v बराबर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, जो बैंकिंग ऑफ रोड में जो वेलोसिटी है वो डिराइव कर लिया। 5 नंबर क्वेश्चन आता है सीधे सीधे भाई साहब, डायरेक्ट ध्यान रखना। अब देखो बेटा, एक आता है आपके वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसके लिए टॉप, बॉटम, मिडिल, 3 केस के लिए अपन को टेंशन और वेलोसिटी डिराइव करनी है। मतलब देख क्या होता है, एल लेंथ की रस्सी से मास का ऑब्जेक्ट बांध के ऐसे घुमाना, जायंट व्हील की तरह ऐसे। ठीक है, जो होता है ना वो बड़ा बड़ा चक्का घूमने का। तो देख सुनना ध्यान से, एल लेंथ की रस्सी है, ठीक है, इस पे एम मास का ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगी, अपन इसको कहाँ घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं वर्टिकली सर्कुलर पाथ पे। तो ये तो लोवेस्ट पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अपन किसी जनरल केस पे एनालिसिस करते हैं, लेट थीटा एंगल मान लें। तो ग्रेविटी का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, टेंशन यहाँ पे, तो देख भाई आप रस्सी को घुमा रहे हो तो फोर्स जो है नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बना हुआ है, तो वो फोर्स क्या है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल। तो टी क्या होगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल। अभी कहाँ से आया ये, देखो मैंने आपसे कहा था एम वी स्क्वायर बाय आर, आर की जगह एल आ गया, रस्सी लंबाई की। तो इन दोनों का रिएक्शन फोर्स है वो, ठीक है। थीटा की अलग अलग वैल्यू होगी, लोएस्ट पॉइंट के लिए थीटा जी, भाई देखो इसको रस्सी घुमा के ले आओ तो थीटा 0, मिडिल पे आओ तो 90, हाईएस्ट पे आओ तो 180। तो एट पॉइंट एच हाईएस्ट पॉइंट की कंडीशन होती है कंप्लीट सर्कुलर पाथ करने की, थीटा जो है वो बेचारा कितना आना चाहिए, 180। भाई आप इस एम मास को ऑब्जेक्ट को खिसका के ले जाओ, थीटा 180 आ जाएगा ना। तो टेंशन जो है ना वो हाईएस्ट पॉइंट की, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cos 180 कितना होता है, -1, यहाँ थीटा डालोगे तो एम जी एम वी एच, वी एच मतलब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी कि जो v है वो क्या होनी चाहिए बेटा, रूट एल जी से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। लेकिन अपन को तो टेंशन हर पॉइंट की वेलोसिटी डिराइव करनी है, तो अपन ने लोएस्ट की डिराइव कर ली। ठीक है, अब हाईएस्ट पे चलते हैं, सॉरी हाईएस्ट ही कर लिया, अब लोएस्ट पे चलते हैं। तो एट पॉइंट एल लोएस्ट पॉइंट पे थीटा कितना है, 0। टेंशन का फॉर्मूला एम जी कॉस 0 प्लस वी वी एल स्क्वायर बाय एल। तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट एम जी प्लस एम वी एल स्क्वायर बाय एल। अब देख ध्यान से, लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी देंगे, उसको लिखो हाईएस्ट पे जाना है, तो वेलोसिटी इतनी हो कि वो ऊपर तक चले जाए। तो कितनी हाइट गेन करेगा, देख एल ये और एल ये। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे अपन, कैसे लगाएंगे, लोएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी देंगे उसको लेके वो कहाँ गया, एम जी एच, एच कितना है 2L, ठीक है ना। लोएस्ट से हाईएस्ट पे जाने के लिए 12 हाइट कवर करी ना। तो देख वी एल क्या मिलेगा बेटा, और देख यहाँ पे रास्ते में हाईएस्ट पॉइंट पे रुक नहीं रहा, चल रहा है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इस 2 को मैं दोनों तरफ भेज रहा हूँ, 4GL प्लस इस दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर लो सीधी सीधी भाषा में, ताकि नीचे वाले 2 हट जाए। तो VH आप निकाल चुके हो, रूट एल जी। तो जब आप VH निकाल चुके हो तो देख VH क्या है, LG है ना। तो VL कितना आ जाएगा बेटा, 4 1 5 रूट 5 LG।
ये लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट मोशन। इस वी एल की वैल्यू को प्लेस कर दें यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, तो टी एल एम जी प्लस रूट ऑफ 5gl का स्क्वायर, तो एम जी प्लस 5mg, तो टी एल क्या आ जाएगा बेटा 6mg, लोएस्ट पॉइंट की टेंशन। ठीक है, अब आते हैं अपन मिडिल पॉइंट पे। एट पॉइंट एम, मिडिल पॉइंट, थीटा क्या है 90, तो टेंशन एट मिडिल एम जी कॉस 90 प्लस एम वी एम स्क्वायर बाय एल, कॉस 90 बेचारा जीरो होता है, तो वी स्क्वायर एम, और वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन में है जी, लोएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी देंगे उसको लेके वो कहाँ गया, एम जी एल प्लस हाफ एम वी एम स्क्वायर। ये एम जी एल क्या, कहाँ से आया ये एम जी एल, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में एल चलना पड़ा ना, जमीन से हाइट एल, तो देख वी एल हम निकाल, दोनों तरफ पहले 2 का मल्टीप्लाई कर ले, काम आसान हो जाएगा, तो वी एम स्क्वायर, ये आप निकाल चुके हो 5gl होता है, अभी पीछे आपने निकाला, तो जो v स्क्वायर है वो 3gl, तो वी एम क्या आ जाएगा बेटा, रूट ऑफ 3gl। ठीक है, इस वी एम के लोग उठा के डाल दो, क्या आ जाएगा m बाय एल रूट ऑफ 3gl का स्क्वायर, तो टी ऑफ एम क्या आ जाएगा 3h। ठीक है, ऐसे हर पॉइंट की अपन को वेलोसिटी और टेंशन डिराइव करना है। तो ये इस तरीके से डेरिवेशन है किसके, चैप्टर 4 एनएलएम के डेरिवेशन। अब अच्छे से करें, डायग्राम बनाएं बढ़िया शानदार से। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, कौन कौन से, न्यूटन सेकंड लॉ, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है ना, मैनी लिफ्ट, लिफ्ट और जो पुली वाले दोनों मास वाले, ठीक है, और फ्रिक्शन इज नेसेसिटी एविल, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज फ्रिक्शन के और मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, पुलिंग एंड पुशिंग एंड ड्रॉन रोलर, ठीक है, और बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग रोड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग तो अच्छे तैयार कर लेना भाई साहब, डायग्राम के साथ एनसीईआरटी में डायग्राम पर प्यारा सा वो याद कर लो, बेस्ट ही है। ठीक है, राइट, तो इस तरह के है, ये डेरिवेशन का है, डेरिवेशन के बाद फिर अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे, पहले डेरिवेशन अच्छे समझ लो। ठीक है बेटा, इसके सब पार्ट भी अपन पोस्ट कर देंगे, कोई और डायग्राम बढ़िया से मिला तुम्हें समझ वो भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई डाउट हो अपना बिंदास मैसेज करो, डाउट पूछो, कोई भी डेरिवेशन सीखना हो, दोबारा कुछ पूछना हो दोबारा पूछ सकते हो, क्या हुआ कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर सपोर्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। देखो बेटा फिजिक्स, थैंक यू सो मच।